नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इस सेशन में सारे शॉर्ट आंसर पाँचों की पाँचों यूनिट के, थोड़ी वीडियो लेंदी होने वाली हैं। क्योंकि आपका रिवीजन मैं सोचता हूं कि एक बार हो जाना चाहिए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू एंड फॉल्स है, इनसे क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटा छोटा आंसर होता है, बहुत जल्दी क्विकली हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तो तैयारी आपकी होगी, साथ में आपके टॉपिक्स भी आपको पता लग जाएंगे कि कहीं आप भूल गए हो कोई टॉपिक पढ़ना, तो वो भी आपको इससे याद आ जाएगा। क्लियर गाइज। दूसरा ये भी है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लिखने में भी आसानी होगी। अगर आप बहुत जल्दी से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, ये देखा गया है। और जो टॉपिक आपका रह गया होगा, एकदम एंड पॉइंट पे आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है ना। दोस्तों, आज देखेंगे हम शॉर्ट 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे। उसमें क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए होगा, सिर्फ हिंदी वालों के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी मीडियम ही चलने वाला है। दोस्तों, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। दूसरा, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें क्या है ना कि मेन अपना मोटिव क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ, ये अपना मेन मोटिव है एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर करना। अब वो कैसे भी हो, यहाँ से हो, बुक से पढ़ें, आप इस चैनल से पढ़ें, किसी भी चैनल से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही आपको 100% मार्क्स दिलाऊँगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा, सक्सेस होगा। ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पर पाँचों की पाँचों यूनिट के आपको जो है बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या फिर जो सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स होंगे, और आंसर के साथ होंगे, क्योंकि आपको आंसर ही चाहिए। मेन क्या होता है कि आंसर ही हमको चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि मैं कुछ वीडियो भी बना चुका हूँ इस पे, एक एक क्वेश्चन को लेके वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं है। ठीक है, 20 के अप्रोक्स वीडियो हैं। उनमें फर्स्ट 2 यूनिट्स जो हैं वो आपकी कवर हो रखी हैं, बाकी 3 यूनिट की वीडियो धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन उससे पहले ही आपके पेपर आ गए और मैं फिनिश नहीं करा पाया। इसीलिए थोड़ा सा हम आज रिवाइज कराते हैं फुल एंड फाइनल। कार्य शिक्षा किस चीज़ पर आधारित है? कार्य शिक्षा के बारे में आपको पहले ही पता होगा। कार्य शिक्षा क्या है? शिक्षा के साथ जो है ना औद्योगिकरण को भी जोड़ दिया, वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ दिया, जो कि गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट की थी। आपको ये क्लियर होगा ही होगा। किन चीज़ों पर आधारित है? ज्ञान भी प्राप्त करना है, समझ भी लेनी है, प्रयोगात्मक दक्षता भी वहाँ पे चाहिए। इन सभी पर ध्यान से आपको सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी, इन सभी पर आधारित है, क्योंकि ज्ञान भी वहाँ से मिलता है, समझ भी, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक विकास, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, ठीक है, अनुभवात्मक ज्ञान, क्योंकि कार्य करता है बच्चा। ठीक है। सारे ज्ञान वहाँ पे मिलते हैं, और प्रयोग कर रहा है तो प्रयोगात्मक दक्षता भी। हम कह सकते हैं कि तीनों, इन सभी पर, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य करने वाले सदा ही निर्मल होते हैं। यह परिभाषा किसमें दी गई है? कार्य करने वाले सदा ही निर्मल होते हैं, परिभाषा किसमें दी गई है? मनुस्मृति में ये परिभाषा दी गई है। ठीक है ना। कभी महात्मा गांधी पे लगा दे, महात्मा गांधी ने नहीं, कार्य करने वाले सदा ही निर्मल होते हैं, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सैम पित्रोदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोफेसर यशपाल पे देखा होगा, यशपाल कमेटी इन्हीं के नाम से है, प्रोफेसर यशपाल है ना। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस फल की खेती का विवरण मिलता है? अंगूर की खेती का विवरण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी और चरक संहिता में कौन कौन से वृक्षों का विवरण है? धन्वंतरी, जो कि मतलब आपने देखा होगा ना, सबसे पहले जो रोग उपचारक डॉक्टर लोग थे, ठीक है, धन्वंतरी उनको बोला जाता है। उनके नाम पे कई सारे हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं धन्वंतरी के नाम से, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है ना। उसमें बेल, आंवला, अनार, सभी का यहाँ पे जो है
वर्णन वहाँ पे मिलता है, क्योंकि सभी कोई ना कोई किसी न किसी रोग के उपचार में सहायक होते हैं। यशपाल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, देखिए यहाँ पे आगे नाम, ठीक है। यशपाल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए हैं? प्रोफेसर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो 2 पाठ्यक्रम कौन कौन से बताए थे। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, एक सैद्धांतिक बताया था और एक प्रायोगिक, ठीक है। सैद्धांतिक विषय वस्तु का ज्ञान और प्रायोगिक प्रयोगों का ज्ञान, ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार के। अच्छा, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? 1992 टू 1993, है ना। ये 2 वर्ष वहाँ पे आपको लिखे मिल जाएंगे और 1992 में स्टार्ट हुई थी। क्लियर गाइज? अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। सामाजिक कार्य करने से छात्रों में किस चीज़ का विकास होता है? सामाजिक कार्य करने से सामाजिकता का विकास होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के लिए होता है, ठीक है। देश में, देखिए यहाँ पे आंसर भी हैं साथ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका पेपर होने वाला है, कुछ भी इसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, मार्क्स फुल ऑन आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देश में तथा एकीकरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। कौन सा एकीकरण, किन को मिक्स करना है? सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के लिए, ठीक है ना। शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा ही बालक का सर्वांगीण विकास करती है। बिना शिक्षा के हमारा विकास संभव नहीं, हर तरफ का विकास संभव नहीं, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में बालकों को प्रयोग एवं कार्य करने के लिए उन पर बल दिया जाता है, ठीक है, प्रयोगात्मक। नेक्स्ट है अब सत्य असत्य। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ साहित्य, दर्शन एवं ललित कलाओं को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, है कि नहीं? क्या मानते हैं आप इस पे? सत्य ही मानते हैं कि भाई शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ में जो साहित्य हैं, ललित कलाएं हैं, उन पे भी उनमें भी बच्चों को निपुण करें। नेक्स्ट है हस्तकार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। हस्तकार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास नहीं होता, असत्य होता है। योजना बनाने से कार्य सरल एवं शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कार्य शिक्षा, शिक्षा के साथ विभिन्न कार्य परिस्थितियों को जानने एवं उनमें भाग लेने के अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक श्रम जो है, जो शारीरिक श्रम है वो क्या करता है? सुख एवं आनंद के द्वार खोल देता है। शारीरिक श्रम करेंगे तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और आपका चित्त जो है वो प्रसन्न रहेगा। बिना कार्य के हम क्या करते हैं? आलसी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आपके फर्स्ट यूनिट के कुछ जो प्रश्न थे, यहाँ पे फिनिश कर दिए गए, ठीक है। जो भी एक मेरे पास जो भी ये बुक थी, इसमें से मैंने ये निकाले हैं। तो आपको ये हेल्प करेंगे। मेरा मकसद है कि आपको कहीं से भी हेल्प हो, यहाँ से भी आपको अगर कुछ भी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सो दोस्तों, चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ आपके लिए। सो आइए शुरू करते हैं यूनिट सेकंड, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई यूनिट सेकंड में, इसमें वर्धा शिक्षा योजना, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने फर्स्ट यूनिट की भी अच्छी खासी वीडियो बना रखी है वहाँ पे, और सेकंड यूनिट की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वर्धा शिक्षा योजना डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा और इसमें जो जो भी पॉइंट्स हैं वो भी मैंने निकाल के वहाँ पे रखे हैं, भले ही बुक में ना दिए हों आप लोगों के लिए। तो वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी ने दी थी। 22-23 अक्टूबर जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ पे? मारवाड़ी के वर्धा हाई स्कूल में। वर्धा जगह का नाम है, इसलिए वर्धा शिक्षा योजना उसको बोला गया, क्योंकि वहीं पे 22 अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने अपनी योजना को प्रस्तुत किया। वर्धा योजना का एक अन्य नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है ना। और गांधी जी की नई तालीम भी इसको बोला जाता है। तो ये कई सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? बेसिक शिक्षा की अवधि होती है 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष से वो जब बालक की आयु 7 वर्ष हो जाती है, तब से वो कहते थे कि यहाँ पे बच्चे को जो है एडमिशन करा दें और उसके अगले 7 वर्ष तक इसको स्कूली शिक्षा दी जाए, साथ में औद्योगिक शिक्षा दी जाए। बेसिक शिक्षा में किस बात पर बल दिया जाता है? बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया जाता है, हस्तकलाओं पर आधारित है ये शिक्षा, ठीक है। हस्त कार्य में निपुण किया जाता है बच्चे को। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? यहाँ पर मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है जो वहाँ पे बोली जाती है, इस पर वहाँ पे बल दिया गया। और हिंदी भी वहाँ पे
सिखाने के लिए बोला गया है कि हिंदी भी सबको मैंडेटरी की जाए, इंग्लिश का कोई स्थान नहीं था। बेसिक शिक्षा में, अच्छा माध्यम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक शिक्षा में के केंद्र में क्राफ्ट को क्यों रखा गया है? क्राफ्ट को इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी जो उस वक्त की हालत बड़ी जीर्ण शीर्ण थी, बहुत गरीबी थी, ठीक है ना, भुखमरी कह सकते हैं कि भुखमरी थी। तो अगर आत्मनिर्भर बनाना है किसी को तो हमें उनको कार्य सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स वगैरह तो कुछ थी नहीं, पढ़े लिखे लोग थे नहीं, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इससे उनको क्राफ्ट इसलिए रखा गया कि उनको श्रम का महत्व पता चले। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, जो मजदूर लोग वर्ग का मजाक उड़ाते थे, जिनके पास पैसा वैसा था थोड़ा, है ना, तो उनको भी श्रम का महत्व पता चले और कोई मजाक भी ना उड़ाए और बच्चे आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना, स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे? सर्वोदय समाज की स्थापना और सांस्कृतिक विकास, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में अपव्यय का अर्थ। अपव्यय होता है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद में ड्रॉप आउट जिनको बोलते हैं कि बीच में ही शिक्षा को छोड़ दिया, शिक्षा पूरी नहीं की, ठीक है ना, वहाँ उसको बोलते हैं शिक्षा का अपव्यय, ठीक है ना। केंद्रीय स्तर की 2 शिक्षा परिषदों के नाम ये लिखे हुए हैं आपके सामने। एक है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नाम याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 आता है सभी के लिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो सभी के लिए शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा, भले ही वो किसी जाति धर्म या किसी भी वर्ग के बच्चे हों, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि जो एकीकरण है वो संभव हो सके। धर्मों में एकीकरण है, आर्थिक सामाजिक एकीकरण, ठीक है, इन सब के लिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ आपको आंसर कैसे देना है, अति लघु उत्तरीय यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को एक इकाई के रूप में मानकर छात्रों को शिक्षा यहाँ पर प्रदान करना, एक यूनिट में, ठीक है, जैसे कहते हैं ना शिक्षक एक आंख से देखता है, वैसे ही यहाँ पे शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, जिससे कि अधिगम लेवल अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में। दवे समिति की 2 सिफारिशें कीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम स्तर का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, तो ये डिसाइड किया गया कि मिनिमम कितने नंबर पर हम उसको पास माने, ठीक है। पास और फेल का एक मानक यहाँ पे बना दिया गया। तो 33 नंबर पर क्या होता है, 100 में से 33 नंबर पे बच्चा पास हो जाता है 33% पे, ठीक है ना। तो यही है अधिगम का न्यूनतम स्तर की, इस न्यूनतम स्तर को अगर आप पार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टार्ट हुआ था, लिख लेंगे 1991 में, ये रखा गया था 1991 में, और समिति का गठन किया गया था वो 1990 में किया गया था। RHDAVE दवे, ठीक है, दवे, तो दवे लिखा हुआ है यहाँ पे, दवे भी कह सकते हैं DAVE, ठीक है ना, स्पेलिंग मैंने आपको बता दी। तो दवे समिति भी इसको बोला जाता है, 1990 में गठित हुई थी, जिसका रिजल्ट 91 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिफारिशें आपको दिख रही होंगी। विषय वस्तु की अपेक्षा दक्षताओं पर बल देकर पाठ्यक्रम के भार को कम कर दीजिए, ये इसने कहा था। दूसरा, प्राथमिक कक्षाओं के बालकों में भाषा में निम्न दक्षता के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर की, ये क्या बात कर रहे हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, ये सारी चीज़ें ये आना चाहिए उनको, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है सबके लिए शिक्षा विषय पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था 1990 में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में। 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था MDM, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई? 2004 में, ठीक है ना। मध्याह्न भोजन योजना किस अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अगर इसमें से आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसको सर्च करें, पढ़ें, ठीक है, और जो आ रहे हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं भैया। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सैम्पल पेपर जो कि इसी बुक में बनाया गया है, तो आई होप आपको कुछ क्लियर हो पाए, ठीक है ना। मध्याह्न भोजन योजना किस अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ये सारे क्या है कि अपव्यय को कम करना है। अपव्यय का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो बीच में जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995 को दोबारा आ गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2004 को, ये भी दोबारा आ गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हेतु वित्त व्यवस्था कौन करता है? भाई आधा आधा बांट लेते हैं दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ कब जोड़ा गया? 2007 में जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2007 को। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया गया है? 2009 में। नेक्स्ट है शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम जो है ना 2010 में आया था, ठीक है ना, एक 2009 में, एक 2010 में। नेक्स्ट आता है आपको MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेसिक शिक्षा को कहते हैं नई तालीम कहते हैं, बुनियादी शिक्षा कहते हैं, गांधी जी की शिक्षा कहते हैं, बेसिक शिक्षा कहते हैं, ये सभी कहते हैं। बेसिक शिक्षा का जन्म कब हुआ था? बेसिक शिक्षा का जन्म कब हुआ था? अरे 1921 लिख दिया इसने तो भाई। यहाँ पर आपको करना है 1937, ठीक है। बेसिक शिक्षा कब? 1937, ठीक है। मारवाड़ी, वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा की अवधि है 7 वर्ष। ध्यान रखना, सिली मिस्टेक हो जाती हैं कई बार बहुत इजी वाले क्वेश्चन में। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? मातृभाषा था, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना को इस नाम से भी जानते हैं, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, सारे नाम आपको पता हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? 5 प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए थे। गांधी जी ने शिक्षा के तत्कालीन दोष क्या क्या बताए थे? विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा चल रही थी अंग्रेजों ने, ठीक है। हृदय तथा हाथ की शिक्षा की यहाँ पे उपेक्षा की गई है, और विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम था, ठीक है। तो ये सभी जो हैं वहाँ पर उस वक्त में जो दोष थे वो चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य था भैया, देश गुलाम था। गांधी जी की शिक्षा को 3H भी कहते हैं, ठीक है। हेड, हैंड एंड हार्ट। सो 3H का मतलब हेड, हैंड और हार्ट, ठीक है। मस्तिष्क, हृदय और हाथ। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ। वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? शिल्प है, क्राफ्ट, ठीक है। जो क्राफ्ट है वो मेन है, केंद्र में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से सेक्शन में है? 45th, ठीक है, 45वें में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ये आपको पहले भी यहाँ पे बताया गया है, 2001 में किया गया, सन 2001 में किया गया, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने 2000 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2000 से 2000 मतलब एक प्रोसेस है ना, वो थोड़े टाइम, ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बोला आज ही हो गया, ठीक है ना। तो कहीं पे आपको मिलेगा, अगर आप सर्च करेंगे सन 2000 से 2001 के बीच में प्रोसेसिंग चल रही थी उसकी, ठीक है ना। तो कहीं पे आपको इसलिए सन 2000 भी मिलता है, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। देखा, उत्तर प्रदेश, द आंसर स्टेट, है ना। प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, किसने किया? संविधान के अनुच्छेद 45 में किया, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा की संस्तुति थी, जाकिर हुसैन सिमिति ने इसकी संस्तुति की थी, जाकिर हुसैन सिमिति। अगर कोई आपसे यहाँ पे सन पूछने लगे तो 1938 आप बता देना, क्योंकि 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, उसके बाद में समिति ने सारा जो है वहाँ पे संस्तुतियाँ अपनी दी थी। सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्तर की अन्य सुविधाएं, और ये सभी सार्वभौमिक शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, एकदम यूनिवर्सल जो शिक्षा है, कोई नहीं छूटेगा, ठीक है, बच्चा बच्चा पढ़ेगा। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या सभी? नहीं, मौलिक अधिकार यहाँ पे इन्होंने बोला है। सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व किसका है? केंद्र सरकार का है, प्राथमिक स्तर का है, उच्च स्तर पर है, कहाँ पर है? तो प्राथमिक स्तर का, ठीक है। सार्वभौमिक शिक्षा वहीं पे शुरू की गई, अभी हम प्राथमिक स्तर ही चलता है, गांधी जी की शिक्षा योजना में प्राथमिक स्तर ही चलता है, उच्च शिक्षा के बारे में यहाँ पे नहीं सोचा गया, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर जो है ना बहुत बदहाली की स्थिति में था। अब शुरुआत पहले अच्छी होगी तभी तो आप एक अच्छी बिल्डिंग बना पाएंगे, एक अच्छी नींव पर ही एक अच्छी बिल्डिंग बनती है। सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व है सर्व शिक्षा अभियान पर, अनौपचारिक शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे ये सार्वभौमिक शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप है कि जो औपचारिक शिक्षा है वो सिर्फ विद्यालय के अंदर है, यहाँ पे सर्वगुण संपन्न वाली शिक्षा दी जाती है।
सार्वभौमिक शिक्षा की सहायक प्रणाली है सर्व शिक्षा अभियान और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही। सार्वभौमिक शिक्षा का मुख्य पक्ष तत्व क्या है? नामांकन, अवधारणा, निरंतरता, सफलता, प्रगति, सभी है। ठीक है, प्रवेश भी लेना है, ठीक है, कंटिन्यूटी भी बननी है और सफलता, प्रगति, तो ये सभी यहाँ पे ऑल द अबोव पे आपको क्लिक करना है। सार्वभौमिक शिक्षा की मुख्य सुविधा क्या है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो कि अनिवार्य है, ठीक है, और विद्यालय के बालकों की पहुंच में होना, एक बहुत दूर विद्यालय है, बच्चे जा ही नहीं सकते, तो ऐसी शिक्षा हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते, सबके लिए नहीं कह सकते, ठीक है। पोषण, पुस्तक, ड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना, सो ये सभी। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? प्राथमिक विद्यालयों की एक तो कमी उस वक्त में थी, भाषाओं का बाहुल्य था, क्षेत्रीय भाषाएं ही चलती थी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम कोई निश्चित नहीं था क्योंकि उस वक्त कोई आयोग नहीं बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, सो ये सभी जो है वहाँ पे समस्याएं हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया? अमेरिका ने सबसे पहले, याद रखना, अमेरिका। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या हैं? गरीबी है, समाज का पिछड़ापन है, निरक्षरता है, धन की कमी मतलब गरीबी आ गई, ठीक है, और इसमें क्या ना सोच का भी पिछड़ापन है, और क्या है, धर्मों के बीच में जो प्रेम भावना थी, धर्म कह सकता हूँ कि, या फिर वर्ग भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वर्गों के बीच में भी जो यहाँ पे एक छुआछूत की बीमारी जो फैल रही थी मन के अंदर, ठीक है, वो भी यहाँ पे इसका एक कारण हो सकता है कि एक उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग को हीन भावना से देखते थे कि ये तो मजदूर वर्ग है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1962 में। यहाँ पर भी फिर से वही प्रश्न आएंगे। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पर विचार 1937 में दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया है, सबको पता है। नई तालीम तथा बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का जन्म फिर से 1921 में इन्होंने लिखा है भाई, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का जो जन्म है वो 1921 में नहीं, 1937 में यहाँ पे सबके सामने जो बेसिक शिक्षा थी वो आई थी, मैं तो ये मानता हूँ। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा तथा हिंदी को प्रधानता दी गई। यहाँ पे मैकाले ने क्या लिख दिया, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पे आंसर पे फोकस मत करना भैया, थोड़ी त्रुटि है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा और हिंदी, ठीक है। अब ये मत समझना कि सर मातृभाषा हिंदी होती है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को बोला गया है और हिंदी राष्ट्रीय भाषा यहाँ पे काउंट की जा रही है। बेसिक शिक्षा में ग्रामीण बालकों को ध्यान में रखा गया, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं ये थी। बेसिक शिक्षा में सतत शिक्षा के प्रारूप को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि शिक्षा सतत मतलब कंटिन्यू, सतत का मतलब होता है यहाँ पे कंटिन्यू चलने वाली शिक्षा। कैसे है भाई, पहले पहली कक्षा में, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, छठी में, सातवीं में, ऐसे ही तो चलना है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा प्रणाली को जाकिर हुसैन की समिति ने जो है लागू किया 1938। मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ आपको, 1938, ठीक है ना, और महात्मा गांधी की योजना 1937। क्राफ्ट के द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में गांधी जी थे। सार्वभौमिकरण के शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हैं, ठीक है ना, और यही सब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। क्लियर गाइस? सो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सो 3 यूनिट हो चुकी हैं आपकी यहाँ पे फिनिश, सॉरी 3 नहीं, 2 यूनिट हो चुकी हैं आपकी फिनिश, 3 बची हुई हैं वो भी आपकी हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। यूनिट नंबर 3 का प्रश्न नंबर जो भी 33 है, लेकिन हम अपना फर्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि कब लागू हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ, 15 अगस्त 1995, याद रखना 1995, 15 अगस्त 1995 को ये योजना हुई थी लागू, ठीक है ना। इसमें क्या है, केंद्र और प्रांतीय सरकारें जो हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार जो है वो 75-25 के रेशो में जो खर्च है वो उठाती है। 75% जो है केंद्र सरकार देती है और 25% जो है वो राज्य सरकार देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि चावल व गेहूँ वगैरह ने पौष्टिक पदार्थ जो है मुहैया कराती है, और उनको सामग्री को रखने के लिए स्टोर रूम बनाना, भोजन पकाने के लिए रसोई वगैरह, किचन का निर्माण करना, ठीक है ना। और 25 विद्यार्थियों पर एक रसोई और एक सहायक की नियुक्ति का जो आने वाला जो व्यय है वो वहन करती है। यदि छात्रों की संख्या अधिक है, 26 से 100 के बीच में, क्या होती है, 2 रसोइये और 2 सहायक, ठीक है।
और उसके बाद में प्रति 100 बच्चों पर एक रसोइया और एक सहायक पर आने वाला जो व्यय है उसका वहन करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं 2001 है ना, 2000 से 2001 शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबको है, जन सामान्य की भागीदारी की अनिवार्यता इसमें बोला गया है, और प्रत्येक बच्चे के मानसिक अधिगम स्तर के अनुसार, ये सब आपने पढ़ रखा होगा ना, प्रत्येक बच्चे के मानसिक अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए सूक्ष्म योजना, विद्यालय, ग्राम, वार्ड स्तर, भौगोलिक सामाजिक परिवेश की समस्याओं की पहचान कर उनके निराकरण हेतु ग्राम वार्ड शिक्षा समितियों को सुदृढ़ कर स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के हल का प्रयास करना। ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, अर्थात कक्षा में बच्चों को किताबों से अलग जो सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान है वो भी दिया जाए, पुस्तकीय ज्ञान ही केवल न दिया जाए। ठीक है ना, उससे बच्चा क्या बनता है, चतुर राम लिंगम, है ना, देखी होगी ना 3 इडियट मूवी। तो चतुर राम लिंगम न बन के रणछोड़ दास चामल दास चांचड़ बनना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटती रटत रटंती, रटसी रटत रटत, रटामी रटाव रटाम। सो कहने का मतलब ये है कि रट्टाफिकेशन बंद किया जाए और समझना शुरू किया जाए। ये अपना मूल मंत्र है कि आप, मैं बहुत बार बोलता हूँ इस चीज़ को भी बच्चों को भी, कि रटो मत, चीज़ों को समझो, उनको जियो, उनमें घुस जाओ या उनको अपने अंदर ले लो। ठीक है ना। सो चीज़ें इससे स्थायी हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और आपको फिर बार बार उसको याद करने की नीड नहीं होती। लेकिन अब वो टाइम नहीं है बच्चों, कल एग्ज़ाम है। ठीक है ना। सो विद्यालय प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य है, अरे नहीं ये तो रह गया, हाँ, रटने पर जोर नहीं, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित न रखकर उसमें अन्य बातों को भी जोड़ा जाए, कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, जो कक्ष में सिर्फ यानी कि बैठे आए पढ़ लिए चले गए, ऐसा नहीं है, और भी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि आजकल होती हैं वो भी होनी चाहिए, उस वक्त में नहीं होती थी। ठीक है ना। विद्यालय प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य है, समाज की बुनियादी परंपराओं तथा मूल्यों का संरक्षण करना है और सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना है। NCFTE का पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है कई बार भैया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 21A ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 21A है ना। नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु कितनी की गई है, 14 वर्ष से बढ़ाकर उनको 18 वर्ष तक कर दिया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं बहुविकल्पीय MCQs। विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य क्या है, ये सभी कार्य हैं, समय सारणी बनाना है, शिक्षा की नियोजन मतलब प्लानिंग करना है, प्रवेश परीक्षा कराना है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे 3 ही दिए गए हैं ये सभी। ठीक है ना। शिक्षा प्रशासन की मुख्य प्रक्रिया क्या है, निर्देशन, बजट बनाना, नियुक्तियाँ करना और ये सभी, है ना। तो यहाँ पे जब ये तीनों ही हैं तो ये सभी पे आप टिक करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है, शिक्षा के उद्देश्य है, सर्वप्रथम आपको क्या है ना, प्लानिंग करनी होगी। ठीक है ना। तो नियोजन, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है नियोजन का, शिक्षा प्रशासन का नहीं है, विद्यालय संगठन का नहीं है और प्रबंधन का नहीं है, इनके अपने अलग कार्य हैं। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व क्या होता, का उत्तरदायित्व किसका होता है, प्रबंधक का होता है, प्राचार्य का होता है, शिक्षक का होता है। तो यहाँ पे प्राचार्य है, प्रिंसिपल, है ना। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना, अर्थात ये सभी। चलिए भैया, रिक्त स्थानों की कर दीजिए पूर्ति। आंसर आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है, क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ भी हेल्प मिले मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, अगर कुछ हेल्प मिलती है इस वीडियो से आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। शिक्षा के विविध विकल्पों में से उत्तम विकल्प का चयन किस में होता है, बहुत सारे विकल्प हैं, हम क्या करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं तो अच्छे विकल्प का हम चुनाव करते हैं। तो शिक्षा नियोजन, ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्राचार्य का होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा।
विद्यालय प्रबंधन में शिक्षा के उद्देश्यों को महत्व देते हैं ताकि हम जो हमारे जो उद्देश्य हैं उनको आराम से उनकी पूर्ति कर सकें, है ना। बालक के चरित्र की नींव उसके परिवार में ही पड़ जाती है, क्योंकि प्रथम स्कूल क्या होता है, माँ की गोद, है ना, या फिर परिवार कह सकते हैं, और उसमें प्रथम शिक्षिका माता को माना गया है। ठीक है, परिवार में शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए माता पिता का शिक्षित होना परम आवश्यक है। ठीक है ना। परिवार और विद्यालय के सक्रिय सहयोग से ही बालक की शिक्षा पूर्ण हो सकती है। भाई विद्यालय में सीखता है और परिवार में भी। अब ऐसा है, होमवर्क विद्यालय ने दे दिया, घर पे आके वो नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहा, तो विद्यालय में परफॉर्मेंस हो जाएगी खराब। ठीक है, तो इसलिए माँ बाप का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और घर पे एक पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, पहले अधिकतर बालक अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाते थे, जिससे शिक्षा उन्हें अपने परिवार से ही मिलती थी, है ना। विद्यालय शिक्षा की औपचारिक संस्था है, जबकि समुदाय शिक्षा की कैसी संस्था है, अनौपचारिक। ये तो आपको पता है ना, विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा, देखिए अगर लिखने को भी आ जाए कि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। सो आप क्या कह सकते हैं कि विद्यालय जो है उसमें औपचारिक शिक्षा मिलती है, यहाँ पे फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स जगह होती है, टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, और जो समुदाय है वहाँ पे सब कुछ क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, कैसे भी कहीं भी हमें शिक्षा मिल जाती है किसी भी चीज़ कार्य को करते हुए, तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। समुदाय का दृष्टिकोण संकुचित न होकर व्यापक होना चाहिए, व्यापक, वाइड, ठीक है, नैरो नहीं हो। सत्य असत्य है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है कि नहीं? हाँ जी है। माँ जो है, मम्मी जो है, बालक की प्रथम अध्यापिका है। मैं अभी बता चुका हूँ दोनों बातें, है ना, ये भी सत्य है। परिवार बालक का सर्वोत्तम शिक्षक है, ये भी सत्य है। और शिक्षा के औपचारिक साधनों में परिवार सबसे अहम साधन है। नहीं, औपचारिक साधन तो है ही नहीं भैया, औपचारिक साधन होता है स्कूल। परिवार शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। भैया कैसे बात कर रहे हो आप, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। औपचारिक साधन नहीं है, अनौपचारिक है। छोटे बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को गृह का रूप दिया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो घर में ज़्यादा हैप्पी और स्वतंत्र और अच्छा महसूस करते हैं, है ना। थोड़ा भाई बाहर समाज में तो डरेगा ना छोटा बच्चा, घर में ही ज़्यादा वो अच्छा फील करेगा। ठीक है, सुरक्षित, स्वतंत्र मैंने गलत बोल दिया, सुरक्षित वहाँ पे सही शब्द है। तो विद्यालय को भी अगर ऐसा घर के जैसा स्वरूप दे दिया जाए और शिक्षिका भी उसी टाइप से थोड़ा बिहेव करके उनको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें जिधर हम चाहते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। समुदाय का प्राथमिक उत्तरदायित्व विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करना है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक बालक पर अपने समुदाय की संस्कृति की गहरी छाप होती है। बिल्कुल सही बात है। समुदाय की फासिस्टवादी विचारधारा बालक के सामाजिक विकास में सहायक होती है। नहीं, ये तो असत्य है। बिल्कुल भी ये फासिस्टवादी जो है ना विचारधारा सामाजिक विकास में सहायक नहीं होती, क्योंकि फासिस्टवादी एक तो वर्ड आपको शायद सुना हो, आपने शायद नहीं सुना हो, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो ये थोड़ा 1919 का कहानी है, ठीक है, हिटलर के टाइम की। तो वहाँ पे ये एक अलग ही था और बहुत बेकार से विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो ये असत्य है। बालक के शारीरिक विकास पर समुदाय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है भैया, ठीक है, तो ये असत्य है, पड़ता है ना। बालकों को बहुमुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए समुदाय पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया है और ये सत्य है, ठीक है ना। समुदाय और विद्यालय दोनों को एक दूसरे का पूरक बनकर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपकी यूनिट यहाँ पे हो गई है, कौन सी वाली, थर्ड वाली फिनिश हो गई है, फोर्थ यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। सो गांधी जी के जो संपूर्ण चिंतन है वो किन चीज़ों पर आधारित था? सत्य, अहिंसा और प्रेम पर। बेसिक शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत क्या क्या थे? एक तो शिक्षा को निःशुल्क बनाना है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, इंग्लिश विंग्लिश को छोड़ो भैया, और यहाँ पे हस्त कौशल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बालकों में लोकतांत्रिक भावना विकसित करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना, बालकों को यथार्थ का अनुभव प्रदान करना, बालक का पूर्ण विकास करना, ठीक है ना। डीवी किस प्रकार का अनुशासन पसंद
करते हैं। ठीक है, वो सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। देखिए, बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ये फैक्ट है। चाहे आप अपने खुद से कुछ भी सीखें, चाहे आप कोई भी काम सीखें, अगर आप खुद से सीख रहे हैं या आप किसी के कहने से सीख रहे हैं, कहने का मतलब विद्यालय में बोलते हैं ना, ये याद करो, वो याद करो, ये लर्न करो, ये प्रयोग करो, फलाना करो, ठीक है ना, इस टाइप से। सो वो भी एक अनुशासन में रह के सीख सकते हैं। और समाज में अगर आप अपने आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं खुद से ही कि मैं पियानो बजाना सीखूँ या मैं गिटार सीखूँ, तब भी आपको अनुशासन में कार्य करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया फिर अगले महीने फिर चले गए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है ना, जॉन डीवी सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। उनके अनुसार आत्मानुशासन एवं नैतिक अनुशासन जो है वो प्रभावी होते हैं। आत्मानुशासन मतलब खुद का, जो मैं आप बता रहा हूँ। विद्यालय सामाजिक प्रयोगशाला है, किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी शिक्षक को किस रूप में मानते हैं? मित्र, सलाहकार, दार्शनिक, मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में। ठीक है ना। जॉन डीवी के अनुसार प्रमुख शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? समस्या का समाधान विधि, प्रयोजना विधि और लर्निंग बाय डूइंग। शिक्षा अनुभव की पुनर्रचना है, ये भी जॉन डीवी ने बोला है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या है? ऐसी शिक्षा जो किसी प्राणी का विकास करे। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी भी प्राणी के विकास में क्या है? सहायक होती है। तो शिक्षा असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाती है, जिससे वह सुखी और नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। जॉन डीवी ने शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या बताया है? उचित वातावरण का, ऐसे वातावरण, पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें अधिगम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कब की थी? 1901 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचार बताइए। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो जिससे बालक व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सके, है ना। क्रिया प्रधान मतलब कोई भी कार्य हो वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बस बिना किसी कार्य के तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और बालक व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग भी कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? सांस्कृतिक संस्कृति का विकास, ठीक है, हम अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने, समझें। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास। ठीक है, ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। जॉन डीवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1859 में यूएसए में। ठीक है ना। जॉन डीवी किस बात के समर्थक थे? प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद वीडियो बन चुकी है, प्रयोजनवाद फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है बताने की नीड नहीं है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कुछ करने के लिए। ठीक है ना, तो इसी पे आधारित है। जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकों के नाम यहाँ पे देखें आप। द स्कूल एंड द सोसाइटी, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, एक्सपीरियंस इन नेचर, स्कूल्स ऑफ टुमारो, द क्वेस्ट ऑफ सर्टेनिटी, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। 9 पुस्तकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि मेन है। जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य है? प्रयोगशाला विद्यालय का अर्थ ऐसा है कि प्रयोगशाला का मतलब जिसमें हम कुछ करते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला विद्यालय मतलब ऐसा विद्यालय जहाँ पे कोई कार्य भी होता हो। और जॉन डीवी समर्थक थे लर्निंग बाय डूइंग के, कि करके सीखो, खुद से करके सीखो। ठीक है, गांधी जी ने भी बोला है कि हमें अपने मस्तिष्क से हमें अपने हाथों से अपने मस्तिष्क को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। कैसे? कार्य को करके। ठीक है ना। गीतांजलि की रचना के लिए टैगोर को किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में। याद रखिए, गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से सन में मिला था? 1913 में मिला था। 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। बड़े इजी हैं, है ना। बहुविकल्पीय। हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना हुई 1938 में। बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? साहित्यिक शिक्षा। गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान है? मातृभाषा की महत्ता को बताना है, शिक्षा की नवीन योजना बनाई है, बुनियादी शिक्षा दी है, और हम कह सकते हैं कि इन सभी तीनों का। जॉन डीवी किसका समर्थक था? प्रयोजनवाद के, मैं बता चुका हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। दर्शन शिक्षा की उपज है।
यह विचार है जॉन डीवी का। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार है जॉन डीवी का। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री किसे माना जाता है? जॉन डीवी को। निम्न में फलवादी दार्शनिक हैं जॉन डीवी। अरे जॉन डीवी का ही नाम चल रहा है भैया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जॉन डीवी ही आप लगा दें। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को स्लो करके पढ़ना, अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो फास्ट करके देखना, स्किप मत करना। गांधी जी के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक गांधी जी हैं, आपको पता है। विश्व नागरिकता की भावना का विकास कैसे हो सकता है? मानवता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के शिक्षण से किया जाता है ना। बेसिक शिक्षा के ज्ञान को एक इकाई के रूप में परिलक्षित होता है। इकाई मतलब एकीकरण। बेसिक शिक्षा में संपूर्ण शिक्षा किसी खाली स्थान के माध्यम से प्रदान की जाती है, क्राफ्ट के माध्यम से, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हस्तशिल्पी, जो यहाँ पे दिया गया है। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन का शिक्षा है कैसा, क्या है? व्यवहारिक रूप है। जॉन डीवी के अनुसार मानव जीवन की प्रक्रिया अनुभव से आगे बढ़ती है। टैगोर का जीवन दर्शन प्रकृतिवादी रहा है। टैगोर के अनुसार भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। टैगोर अनुशासन को कैसी भावना के रूप में स्वीकार करते थे? आंतरिक। टैगोर के अनुसार विद्यालय के आधार हैं आत्मबोध। शांति निकेतन नामक संस्था आगे चलकर विश्व भारती नाम से प्रसिद्ध हुई। टैगोर के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे वो इजीली सीख पाए और फिर उसका यूज़ भी हो सकता है ना। एक ऐसी भाषा में उसको शिक्षा मिल गई जो बाकी लोग समझते ही नहीं है कि नहीं? तो कैसे उसका वो व्यवहारिक रूप देख पाएंगे? डीवी के अनुसार दर्शन का शिक्षा है व्यवहारिक रूप, ऊपर भी आ गया था। जॉन डीवी ने स्थायी मूल्यों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। मोंटेसरी और किंडरगार्टन दोनों ही पद्धतियों में शिक्षक का स्थान निर्देशक का है। जॉन डीवी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। जॉन डीवी शिक्षा को कैसे मानते हैं? तीन मुखों वाली प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। कैसे? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है ना। सो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट की तरफ, जिसमें हम कुछ प्रश्न देखते हैं। छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है भाई। शुरू की 3 यूनिट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि करनी है। पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, शुरू की फर्स्ट 3 यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। आई होप कि आपका सारा पेपर उससे हो जाएगा, ठीक है ना। एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि पूरी पुस्तक जो है वो गांधी जी के ऊपर है, और पहले की 3 यूनिट में गांधी जी ने सर्वाधिक चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। बाद की जो 2 यूनिट बची हैं उनमें आप थोड़ी सी ढिलाई बरत सकते हैं। तो सामुदायिक सेवा से आप क्या समझते हैं? बिना पैसे लिए समाज के उत्थान के लिए किया गया कार्य, उसको हम जो है सामुदायिक सेवा कहते हैं, ठीक है। हेल्प करना किसी की, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उद्योग द्वारा शिक्षण का महत्व ये है कि आपको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ यहाँ पे लेके जा रहे हैं ये, कि आपको कुछ आना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ आना भी चाहिए, शिक्षित भी आपको होना है, पुस्तकीय ज्ञान भी आपको लेना है, लेकिन आपको आत्मनिर्भर भी बनना है, स्वावलंबी भी बनना है, अपनी जीविका भी चलानी है। तो उसके लिए आपको कुछ जो है ना, किसी भी कार्य में दक्षता हासिल जो है वो करनी है। गांधी जी के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक उद्देश्य आप व्यावसायिक दक्षता पर यहाँ पर निर्भर है। वो क्या कहते थे? वर्क एजुकेशन में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी ने क्या क्या आपको बोला है करने के लिए, कि आपको कुछ सीखना है, रोजी रोटी कमानी है अपनी, ठीक है ना, जीविका चलानी है, पैसे कमाने हैं, तभी तो खाना मिलेगा 2 वक्त का, ठीक है। उस वक्त में ये याद रखना हमेशा, ये बुक जो है ये उस वक्त के लिए है जब यहाँ पर कुछ खास नहीं था, है ना। वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन कहने का मतलब पढ़ाई की तरफ को, शिक्षा की तरफ को लोग नहीं चल रहे थे। नेक्स्ट आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। नई तालीम यह मानती है कि शिक्षा की इमारत यदि पक्की करनी है तो नींव गहरी होनी चाहिए। किसने यह कथन कहा था? किसने बोला था? मैकाइवर ने, राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बोला था।
और इनकी समिति मैं फिर से बता देता हूँ 1938 में आई थी। कपड़े का निर्माण करने वाले तंतुओं में मुख्य स्थान किसका है? कपास। कपास से कपड़े का निर्माण मुख्यतः होता था, है ना, और अब भी होता है। ओटाई के कितने साधन होते हैं? ओटाई के 3 साधन होते हैं, जिनसे ओटाई का मतलब यहाँ पे है कपास को बीनना। कृषि अथवा उद्यान विज्ञान वह विद्या है जिसके अंतर्गत हम कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सिंचाई और पशुपालन आदि का अध्ययन करते हैं। तो भूमि, खाद, बीज सभी। क्रमानुसार शिक्षण विधि में कितने पद हैं? शिक्षण विधि में पद हैं 7। तो यहाँ पर आप जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 7 पद हैं, क्योंकि कई सारे जो हैं मुझे याद आ रहे हैं वही आगमनात्मक, निगमनात्मक, दृष्टांत विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषणात्मक विधि, ठीक है ना। ये सब पद आप वहाँ पे आपको अगर लिखने के आएंगे, आपने पढ़े होंगे तो ये आप लिखेंगे। बालक से बाहर की एक शिक्षा की शिक्षा एक शैक्षिक अवधारणा है। बालक क्रियाविधि में सक्रिय एवं सृजनशीलता बनी रहती है। बालक घर, विद्यालय तथा सामाजिक कार्यों में सहभागिता एवं प्रशिक्षण के समय अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण होता है कॉपी करना। बालक पर समुदाय का सीधा सामाजिक प्रभाव पड़ता है एकदम, ठीक है ना। प्रत्येक समुदाय की अपनी होती है, क्या होती है भैया? संस्कृति होती है। बुनियादी शिक्षा के विचार मूल रूप से जीवन के काम से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षाओं का क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा होता है, हाँ जी। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वावलंबन का गुण, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में स्वावलंबन का गुण नहीं आता। कैसे नहीं आता भैया? आता है ना, स्वावलंबन का गुण आता है। पृथ्वी पर कुल पीने योग्य पानी 2.7% है, हाँ लगभग इतना ही है। गांधी जी हस्तकलाओं की शिक्षा पर गांधी जी ने जोर दिया। हस्तकलाओं की शिक्षा पर गांधी जी ने जोर दिया, हाँ कि ना? यस, ठीक है ना। तो ये थे कुछ छोटे छोटे प्रश्न, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है जरा सा भी, सो प्लीज़ पेपर के बाद में कमेंट करके ज़रूर दसिएगा मुझे, है ना। दसना मतलब बताना, है ना, पंजाबी ऐसे ही बोलते हैं। तो पेपर के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस वीडियो से। अगर नहीं हुआ वो भी बताना भैया। नेगेटिव आप डिसलाइक कर देना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। और मर्जी है आप लोगों की, करना मत करना, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है भैया, बिल्कुल मेन मोटिव जो है, मैं हर वीडियो में लगभग बोल देता हूँ, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा सीखना है, समझना है और अपने जीवन में उतार लेना है। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें, अच्छा जानें और अपना अच्छे से डेवलपमेंट करें, विकास करें, क्योंकि जो युवा हैं वही तो भविष्य हैं। तो गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिले, जैसा भी आपको पढ़ने को मिले, अच्छे से अच्छा वो आप पढ़ें। क्लियर गाइस? टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। बिंदास होकर पेपर दीजिए, मजे कीजिए।